हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इलस्ट्रेशन 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। हम गुडविल का वैल्यूएशन सीख रहे थे एवरेज प्रॉफिट मेथड से। यहाँ पे मैंने आपको इलस्ट्रेशन 4 तक कंप्लीट करवा दिया था। आज इलस्ट्रेशन 5 से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है इलस्ट्रेशन नंबर 5। तो भाई यहाँ पे हमें कहा गया है कि ओम, शांति एंड नमो आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। ओम, शांति और नमो ये तीन पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। इसका मतलब 1/3 1/3 1/3 1:1:1। आगे हमें यहाँ पे बताया गया कि दे एग्री टू एडमिट देव फॉर इक्वल शेयर। तो भाई ये जो तीन पार्टनर्स थे ये एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं अपनी फर्म में, जिसका नाम होगा देव, और देव को ये इक्वल शेयर देंगे। अब एक बात देखना ध्यान से, देव के आने के बाद 4 पार्टनर्स हो जाएंगे फर्म में, 4 पार्टनर्स। और अगर देव को इक्वल शेयर मिलेगा तो देव का शेयर होगा 1/4। ठीक है जी, देव का शेयर क्या होगा 1/4, क्योंकि 4 पार्टनर्स हैं और इक्वल शेयर अगर डिवाइड होगा तो 1/4 जो है वो शेयर आएगा देव का। आगे यहाँ पे बताया गया कि फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। अब बात यहाँ पे ये है कि भाई जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो पुराने पार्टनर्स अपना शेयर सैक्रिफाइस करेंगे, क्योंकि भाई वो जो शेयर है वो न्यू पार्टनर्स को मिल जाएगा। तो पुराने पार्टनर्स अपना शेयर सैक्रिफाइस करेंगे। अब भाई सैक्रिफाइस करने के बदले में नया पार्टनर जो आएगा वो उनको कंपनसेट करेगा गुडविल के रूप में। तो मतलब नया पार्टनर गुडविल के रूप में कंपनसेट करेगा जब पुराने पार्टनर्स सैक्रिफाइस करेंगे तब। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि भाई एक नया पार्टनर अगर आता है तो गुडविल की हमें कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भाई पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे और नया पार्टनर उन्हें कंपनसेट करेगा गुडविल के रूप में। तो गुडविल कैसे वैल्यू की जाएगी वो चीज यहाँ पे बता रखी है कि भाई फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। गुडविल जो है वो पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे कैलकुलेट की जाएगी। और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारे कितने हैं 4 years दे रखे हैं। आगे हमें बताया गया कि प्रॉफिट फॉर द पास्ट 5 years वर दिस। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट हमें यहाँ पे दे रखा है। तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो है ईयर का जो प्रॉफिट था, एकदम पिछले वाले साल का जो प्रॉफिट था 31 मार्च 2020 का 19-20 का जो प्रॉफिट, वो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 1,20,000 नेगेटिव। इसका मतलब ये लॉस है, ब्रैकेट लगे हुए देखो लॉस है ये। उसके बाद 18-19 का प्रॉफिट 1,40,000 है, 17-18 का प्रॉफिट 1 लाख है, 16-17 का प्रॉफिट 70,000 है, 15-16 का प्रॉफिट 30,000 है। तो ये पिछले कुछ सालों के हमें प्रॉफिट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आगे यहाँ पे हमें बताया गया कि ऑन 1 April 2019 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000 वर परचेज्ड एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। भाई 1 अप्रैल 2019 को हमने 5 साइकिल खरीदी थी 20,000 की, और हमने जो है गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। ठीक है, तो देखेंगे इसका क्या ट्रीटमेंट होगा बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ मैं रीड आउट कर रहा हूं, सिंपली रीड कर रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया गया कि डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल्स वाज टू बी चार्ज्ड एट 25% पर एनम। तो साइकिल्स के ऊपर जो है डेप्रिसिएशन भी लगेगा 25% पर एनम का। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू हमें यहाँ पे करके दिखानी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की समरी बनाएंगे। ठीक है, तो आइए समरी बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या चीजें हमें दी गई थी। तो यहाँ पे हमें बताया गया था कि 3 पार्टनर्स हैं, ओम, शांति, ओम, शांति एंड नमो। तो 3 पार्टनर्स थे, ओम, शांति एंड नमो, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल था, मतलब 1:1:1 1:1:1 ये हमारा ओल्ड रेशो आ गया। उसके बाद हमें बताया गया कि न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। न्यू पार्टनर देव एडमिटेड। न्यू पार्टनर देव एडमिट होगा फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए देव एडमिट होगा। यहाँ पे देव का शेयर कितना होगा 1/4 शेयर होगा देव का। आगे यहाँ पे हमें बताया गया कि गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए यहाँ पे बताया गया कि पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट जो होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब 4 दिया हुआ है हमको, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है, एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर परचेज से, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो इस तरीके से गुडविल आएगी। और ये 5 साल हमें क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी 4 साल क्वेश्चन में गिवन है ये हमको, ठीक है। 4 ईयर्स नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमें पिछले 5 साल का चाहिए। अब पिछले 5 साल का प्रॉफिट हमें दिया हुआ था, ठीक है। तो प्रॉफिट हमें दिया हुआ था, यहाँ पे ईयर एंडेड लिखा हुआ था कि भाई हमारा साल कब खत्म हुआ, और यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दी थी 31 मार्च 2016, ऐसे ही 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020। तो ये जो है हमें 5 साल के प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी थी। अब यहाँ पे प्रॉफिट दिया था या फिर लॉस भी दिया हुआ था कुछ केसेस में, नेगेटिव अमाउंट शो करके। अब 30,000 का प्रॉफिट हुआ था 15-16 में, 16-17 में 70,000 का प्रॉफिट हुआ था, 17-18 में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, 18-19 में 1,40,000 का प्रॉफिट हुआ था, और 19-20 में 1,20,000 का लॉस हुआ था, ठीक है जी। तो ये इंफॉर्मेशन दी गई थी। इसके बाद हमें बताया गया था कि 1 अप्रैल 2019 को एक घटना घटित हुई थी। 1 अप्रैल 2019 को क्या हुआ था, तो भाई इस डेट पे हमने 5 साइकिल्स खरीदी थी, 5 साइकिल परचेज की थी हमने, 5 साइकिल्स परचेज की थी। कितने की? 20,000 रुपीज टोटल अमाउंट था इनका, ठीक है। 20,000 ईच नहीं लिखा है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। 20,000 टोटल अमाउंट है इनका, 5 साइकिल्स की कॉस्ट है ये। और हमें बताया गया कि हमने क्या किया, हमने रॉन्गली डेबिट कर दिया, रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। आगे हमें बताया गया कि भाई इस पे डेप्रिसिएशन लगना था, ये जो साइकिल्स थी इन पे 25% पर एनम का डेप्रिसिएशन लगना था। और फिर हमें कहा गया कैलकुलेट करके दिखाओ गुडविल, कैलकुलेट गुडविल, ठीक है जी। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे समरी बना के आपको दे दिया। अब क्या करना है भाई, तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था जैसे हम नॉर्मली करते थे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये है इलिस्ट्रेशन नंबर 5। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं वैल्यूएशन वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहला काम स्टेप 1 हमारा क्या होता था, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होता था, ठीक है। याद होगा सबको, स्टेप 1 क्या होता था, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता था, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन हमें करनी थी। एवरेज प्रॉफिट से पहले सॉरी हमें क्या निकालना था, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना था, ठीक है जी, नॉर्मल प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखो नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। यहां पे हमें प्रॉफिट्स के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट दी गई है जो लास्ट में कहा गया था 1 अप्रैल 2019 को एक घटना घटित हुई थी। सबसे पहली बात, ये जो डेट है 1 अप्रैल 2019, ये कौन से फाइनेंशियल ईयर में लाई करती है, तो भाई साहब ये डेट 1920 में लाई करती है, 1920। इसका मतलब 1920 का ये जो हमने यहाँ पे लॉस लिखा हुआ है ना, लॉस 1920 का, इसमें कुछ पंगा है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमको, ठीक है जी। बाकी किसी ईयर में पंगा नहीं था, बट इस वाले ईयर में पंगा था। तो यहाँ पे बताया गया था कि इस साल हमने 5 साइकिल खरीदी 20,000 रुपए की, और हमने रॉन्गली जो है ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब एक काम करते हैं, मैं आपसे नॉर्मली जर्नल एंट्रीज पूछता हूँ कि अगर मैंने साइकिल खरीदी, तो यहाँ पे देखो भाई, अगर मैंने साइकिल खरीदी तो जर्नल एंट्री होनी क्या चाहिए थी, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राइट एंट्री साइकिल खरीदने की। भाई साइकिल यहाँ पे डेप्रीशिएट हो रही है, देखो डेप्रीशिएट हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये साइकिल बेचने के लिए नहीं खरीदी है, ये मेरा फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि ये डेप्रीशिएट हो रही है, ये स्टॉक नहीं है, ठीक है जी। साइकिल स्टॉक भी हो सकता था मैंने बेचने के लिए खरीदी हो, लेकिन यहाँ पे साइकिल डेप्रीशिएट हो रही है,
तो यही सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि भाई ये स्टॉक तो है नहीं, ये तो फिक्स्ड एसेट है, क्योंकि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे ही डेप्रिसिएशन लगता है, स्टॉक पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ठीक है जी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो साइकिल है वो हमारा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। इसका मतलब इसको मुझे बुक्स में कैपिटलाइज करना चाहिए था। इसका मतलब जब मैंने साइकिल खरीदी तो मुझे साइकिल्स अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, साइकिल अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, इसको एक एसेट क्रिएट करना चाहिए था, डेबिट करके एक एसेट बनाना चाहिए था मुझे यहाँ पे। और 2 कैश या बैंक अकाउंट, जिस भी तरीके से पेमेंट हुई है पैसा चला जाएगा। ठीक है, ये एंट्री राइट एंट्री थी, मुझे ऐसा करना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या किया भाई, मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। मैंने एंट्री जो की वो ये कर दी कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया मैंने, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और 2 बैंक अकाउंट मैंने ये कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, ये है रॉन्ग एंट्री, ये है रॉन्ग एंट्री। अब मुझे इसकी रेक्टिफाइड एंट्री जाननी है। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी? ठीक है जी, ये सारी चीज़ें 11th क्लास में हमने पढ़ी हैं, रेक्टिफाइड एंट्री निकालना हमने वहाँ पे सीखा था। तो रेक्टिफाइड एंट्री इसकी क्या होगी? तो देखो भाई, ये सही एंट्री थी, ये गलत एंट्री थी। ठीक है, मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दिया जबकि नहीं करना चाहिए था, तो अब क्रेडिट कर देते हैं। 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस, 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस। और साइकिल्स को मैंने डेबिट नहीं किया जबकि उसको करना चाहिए था, तो साइकिल अकाउंट को मैं डेबिट कर देता हूं यहाँ पे 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। और बैंक अकाउंट तो क्रेडिट किया है, होना भी चाहिए था, किया भी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री आ गई। अब इस एंट्री का इंपैक्ट समझना, इस एंट्री का इंपैक्ट समझना। भाई मैंने जब ये गलती की थी, यहाँ पे आओ, मैंने जब ये गलती की थी, जब मैंने रॉन्ग एंट्री कर दी थी, तो इस वाली एंट्री के बाद मैंने एक और एंट्री की होगी। मैंने क्या एंट्री की होगी? मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, ये एंट्री की होगी, ऐसे एंट्री की होगी मैंने। मतलब मैंने क्या किया, मैंने जो P&L अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, इसकी डेबिट साइड पे मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस को पोस्ट कर दिया था। ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहाँ पे 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज यहाँ पे मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख दिया था इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं डेबिट साइड पे, ये एंट्री का इंपैक्ट यही तो होगा। देखो इस एंट्री का इंपैक्ट क्या होगा, इस एंट्री की वजह से हमारा जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा, यही इंपैक्ट होगा इसका। अब बात यहाँ पे ये है कि भाई ऐसा करने से मेरा प्रॉफिट रिड्यूस नहीं हुआ होगा क्या? मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया होगा ना, कम हो गया होगा, प्रॉफिट रिड्यूस हो गया होगा क्योंकि मैंने एक खर्चा डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट घटा होगा, प्रॉफिट घट गया होगा। अब अगर मैं रेक्टिफाई करूँ इस एंट्री को, तो मुझे मेरे सामने ये बात आती है कि जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस मैंने डेबिट किया था, इसको मुझे डेबिट नहीं करना चाहिए था, तो मैंने इसको दोबारा से क्रेडिट कर दिया। इट मीन्स कि मेरा जो वो प्रॉफिट मैंने घटा दिया था, 20,000 रुपये मैंने उसको घटा रखा था, अब मैं उसको 20,000 उसमें क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती? भाई 20,000 दोबारा से क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो ये जो है पूरा का पूरा इम्पैक्ट था इस पूरे की पूरी एडजस्टमेंट का। ठीक है जी, इस पूरी की पूरी एडजस्टमेंट का। एक और बात यहाँ पे अभी रह गई है, क्या रह गया? तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात रह गई कि डेप्रीसिएशन भी यहाँ पे दिया हुआ था 25% पर एनम के रेट से। अब भाई 1920 में मैंने ये जो साइकिल्स खरीदी थी, ये 1 अप्रैल 2019 को खरीदी थी, 1 अप्रैल 2019 को खरीदी थी। अब मैंने जब साइकिल्स खरीदी थी तो मैंने इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया था, मैंने ये एंट्री की थी, रॉन्ग एंट्री, ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान के। इट मींस मैंने इसके पैरेलल कोई डेप्रिसिएशन की एंट्री की ही नहीं होगी। नो एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन, क्योंकि मैंने इसको फिक्स्ड एसेट ही नहीं माना। नो एंट्री फॉर डेप। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन के लिए कोई एंट्री ही नहीं की होगी मैंने। क्यों? क्योंकि मैंने इसको फिक्स्ड एसेट ही नहीं माना था उस टाइम पे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या अब मैं जब सुधार कर रहा हूं, जब मैं अपनी गलती सुधार रहा हूं, तो मैं इसको फिक्स्ड एसेट मान रहा हूं कि नहीं मान रहा? मान रहा हूं। तो मुझे इस साल का डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू साइकिल अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू साइकिल अकाउंट। डेप्रिसिएशन का रेट क्वेश्चन में गिवन था 25%, तो 20,000 का 25% पूरे साल के लिए, क्योंकि साइकिल 1 अप्रैल को खरीदी है साल के शुरुआत में,
तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो भाई इसका मतलब 5000 का डेप्रिसिएशन अब लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। अगली बात, ये जो एंट्री अब मैंने डेप्रिसिएशन की यहाँ पे आपको करके दिखाई, इसका इंपैक्ट पी एंड एल में आएगा। यहाँ पे देखना ध्यान से, इसका इंपैक्ट पी एंड एल में आएगा, इसका इंपैक्ट यहाँ पे पी एंड एल में आएगा। क्या इंपैक्ट आएगा पी एंड एल में इसका? तो भाई पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये एंट्री होगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 5000। इट मीन्स कि जब मैं पी एंड एल अकाउंट बनाऊंगा तो मुझे वहां पे डेबिट करना चाहिए टू डेप्रिसिएशन 5000 करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए मुझे, और ऐसा मुझे नहीं करना था, ये मैंने कर दिया था गलती से, इसको मैं ठीक कर दूंगा। तो ये दो गलतियां हमसे हुई साइकिल्स के रिस्पेक्ट में। ये जो 20,000 है ये मैं ऐड बैक करूंगा, मैंने गलती से माइनस कर दिया था, मैंने रेवेन्यू नेचर का खर्चा मान लिया था जबकि ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस था। ठीक है जी। और ये जो खर्चा है डेप्रिसिएशन का, ये पहले रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैंने एसेट ही नहीं माना था, तब मैंने तो रिवेन्यू नेचर का खर्चा मान लिया था, तो उस वजह से मैंने एंट्री भी नहीं की होगी डेप्रिसिएशन की। लेकिन अब तो मैं गलती सुधार रहा हूं, अब तो मैंने इसको फिक्स्ड एसेट मान लिया, तो अब मुझे डेप्रिसिएशन भी लगाना चाहिए और उसका इंपैक्ट ये आएगा। तो माइनस होगा हमारा, देखो डेबिट साइड पे लिखा है तो माइनस होगा हमारा कितना? 5000। ठीक है जी। तो ये इंपैक्ट है हमारा जो प्रॉफिट में इंपैक्ट आएगा। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स अगर मजबूत होंगे तो ये चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, अगर नहीं होंगे तो फिर यहाँ पे जो है समझ में नहीं आएगा। सिर्फ आप क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम में पास होने के लिए, मार्क्स लाने के लिए क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्चुअली आपको उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। तो आपको ये छोटी छोटी बातें हैं कि कैपिटल नेचर का एक्सपेंस क्या होता है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस क्या होता है, और ये सब बातें हमने जो पढ़ी थी 11th क्लास में, अगर ये अच्छे से दिमाग में हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली 12th क्लास में। ठीक है, सारी चीजें फ्लुएंटली चलेंगी। प्रॉब्लम उनको आती है जिन्होंने 11th क्लास में कॉन्सेप्चुअली स्टडी नहीं की होती। कॉन्सेप्चुअली स्टडी करी होगी अगर बच्चों ने 11th क्लास में, तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि बिना कॉन्सेप्चुअली स्टडी करे ही अच्छे नंबर आ जाते हैं। पता नहीं कैसे आते, मेरे भी आ गए थे, बट इन बातों को छोड़ते हैं, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो भाई हमें एडजस्टमेंट समझ में आ गई है कि प्रॉफिट में मुझे क्या एडजस्ट करना है और कौन से वाले प्रॉफिट में एडजस्ट करना है। ओनली 1920 वाले प्रॉफिट में, बाकी सारे प्रॉफिट्स एकदम सही हैं, उनमें कोई गड़बड़ नहीं थी। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई ईयर्स और यहाँ पे मैं लिखता हूँ उनके प्रॉफिट्स। ईयर्स और प्रॉफिट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है जी। और यहाँ पे एक काम करते हैं, इस बार इस प्रेजेंटेशन को थोड़ा चेंज कर देते हैं, हम थोड़ा और अच्छे से इसको लिखते हैं। यहाँ पे ईयर्स लिखते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट्स का कॉलम बनाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट्स, यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टमेंट और यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट ईयर्स में सबसे पहले हम यहाँ पे 15-16 लिखते हैं, 15-16। उसके बाद 16-17 हमें गिवन था, 17-18 गिवन था, 18-19 गिवन था, और लास्टली हमें 19-20 भी गिवन था। तो यहाँ पे 30,000 का प्रॉफिट था, यहाँ पे 70,000 का प्रॉफिट था, यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट था, यहाँ पे 1,40,000 का प्रॉफिट था, और यहाँ पे 1,20,000 का लॉस हमें दिया गया था। अब किसी भी साल में कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी हमें प्रॉफिट की, सिर्फ 1920 में करनी थी। क्या करनी थी एडजस्टमेंट? भाई 20,000 जोड़ना है प्रॉफिट में, 5,000 घटाना है प्रॉफिट में से। तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूं कि 20,000 अगर मुझे ऐड करना है और 5,000 अगर मुझे लेस करना है, तो अल्टीमेटली कितना ऐड करना है? 15,000। ठीक है, तो नेट इफेक्ट निकाल दिया मैंने, तो 15,000 सीधा सीधा यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे 15,000। अब ऐसा करने से देखो नॉर्मल प्रॉफिट्स यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं है, 30,000 ही रहेगा, यहाँ पे 70,000 ही रहेगा, यहाँ पे 1 लाख ही रहेगा, यहाँ पे 1,40,000 ही रहेगा। बट यहाँ पे अब क्या होगा? 1,05,000 का लॉस रह गया, लॉस कम हो गया, लॉस कम हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स हमने जो है एडजस्ट कर दिए।
एडजस्टेड प्रॉफिट भी कहा जाता है इनको, मैंने पढ़ाया था थ्योरी में। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमें यहाँ पे शो करना होगा। तो भाई एवरेज प्रॉफिट तो बड़े इजीली निकलता है, 30,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,40,000 भी था और माइनस 1,05,000 क्योंकि ये लॉस है। अब डिवाइड होगा 5 से, क्योंकि 5 सालों की इंफॉर्मेशन थी तो 5 से डिवाइड होगा, तो ये निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो कैलकुलेट करते हैं भाई, 30,000 प्लस 70,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,40,000 और माइनस 1,05,000, तो ये आएगा 2,35,000 आएगा न्यूमरेटर। इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 47,000 हमारे पास यहाँ पे जो है एवरेज प्रॉफिट निकल करके आ गया। अब हमें गुडविल निकालने का तरीका क्या बताया गया था क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। यहाँ पे हमें बताया गया था कि गुडविल कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट चाहिए पिछले 5 साल का और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो एवरेज प्रॉफिट तो ये रहा पिछले 5 साल का, नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में ही गिवन है, तो ये तो काम बड़ा आसान हो गया। निकालते हैं गुडविल, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में गुडविल निकल गई हमारी। गुडविल इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था 47,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे 4 ईयर्स हैं, तो यहाँ पे जो अमाउंट निकल करके आएगा वो क्या आएगा, 47,000 इंटू 4, तो ये आएगा 1,88,000। ये हमारे पास गुडविल का अमाउंट आ गया। तो हमसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही मांगा गया था, गुडविल की वैल्यूएशन मांगी गई थी, हमने दिखा दिया। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे लोक सेवा भी करके बताऊंगा, मतलब मैं यहाँ पे आपको जर्नल एंट्री भी करके बताऊंगा। जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो उस केस में जर्नल एंट्री होती है, मैंने आपको बताई थी। एक इलिस्ट्रेशन हमने जब पहले किया था, शायद सेकंड इलिस्ट्रेशन था वो, तो उस टाइम पे हमने सीखा था, वही सेम चीज़ यहाँ पे दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो होगा क्या कि ओम शांति और नमो जो है इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 था। अब न्यू पार्टनर देव एडमिटेड हो गया इक्वल शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, ठीक है जी, 1/4 शेयर के लिए एडमिट हो गया। तो इस केस में ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस करेंगे। वैसे मैंने आपको बताया था अगर क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो गिवन ना हो तो ये जो रेशो गिवन है यही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। इसका मतलब इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1:1 ही है यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब करना क्या था, जो गुडविल है वो सेक्रीफाइसिंग रेशो में इनको मिल जाएगी, ये इनको मिल जाएगी। और कौन देगा इनको, देव देगा इनको, ठीक है। इस चीज की जर्नल एंट्री करनी थी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो एक बार कैलकुलेट भी करके दिखाता हूँ। हालांकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में दे नहीं रखी है साफ साफ, तो आपको जो ओल्ड रेशो थी वही आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताऊंगा। तो देखो भाई यहाँ पे देखना, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही आंसर मांगा गया था। ये सब हम जो है सेवा कर रहे हैं, सेवा। तो देखो भाई सेवा करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो हमें ओल्ड रेशो उसके लिए पता होनी चाहिए, ओम शांति एंड नमो की, ओम शांति एंड नमो की ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो 1:1:1 है, ठीक है। ये हमारी ओल्ड रेशो थी 1:1:1। अब जो न्यू पार्टनर है देव, उसका शेयर क्या है, देव्स शेयर। तो देव का शेयर था 1/4, क्योंकि वो इक्वल शेयर के लिए आया था। 4 पार्टनर है तो इक्वल शेयर क्या होगा, 1/4। अब रिमेनिंग शेयर क्या बचा, रिमेनिंग शेयर क्या बचा, तो रिमेनिंग शेयर बचा भाई 1 - 1/4, क्योंकि टोटल शेयर 1 होता है, उसमें से अगर देव का शेयर हटा दूं तो बाकी रिमेनिंग शेयर 3/4 बचा। और ये जो शेयर है ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में आपस में बांट लेंगे। तो ओम का जो न्यू शेयर है वो कितना आएगा, ओम का न्यू शेयर कितना आएगा, 3/4 का 1/3। ऐसे ही शांति का न्यू शेयर क्या आएगा, तो भाई शांति का न्यू शेयर आएगा यहाँ पे
3/4 का 1/3 सेम आएगा मतलब। और नमो का क्या आएगा यहाँ पे, नमो के लिए भी भाई 3/4 का 1/3। तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इस रिमेनिंग शेयर को। तो भाई कितना कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे देखो 3/12 और यहाँ पे भी 3/12। और जो देव का शेयर था वो 1/4 था, लेकिन डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो यहाँ पे 12 बनाना है। तो 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे भी 3/12 आ गया। तो देखो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आ गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1:1, मतलब ओम, शांति, नमो और देव की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल इस तरीके से आएगी। ठीक है, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, हालांकि ओरली भी ये बात हमें पता चल रही थी, बट फिर भी कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे सिखाई। अब भाई इतना होने के बाद सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे, तो मैं यहीं पे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो साथ में निकाल के बताता हूँ यहाँ पे। तो देखो भाई सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन करेगा भाई, सैक्रिफाइस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स करते हैं, न्यू पार्टनर नहीं करता। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड पार्टनर के लिए ही निकलेगी, ओम के लिए निकलेगी, शांति के लिए निकलेगी और नमो के लिए भी निकलेगी, बस इन तीनों के लिए निकलेगी ओल्ड रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो कितनी थी भाई 1/3, न्यू रेशो कितनी है 1/4, यहाँ पे भी ओल्ड रेशो 1/3, न्यू रेशो 1/4, ओल्ड रेशो 1/3, न्यू रेशो 1/4। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, 4 - 3 ये आ गया 1/12। ऐसे यहाँ पे भी 1/12 आएगा और यहाँ पे भी 1/12 आएगा। तो भाई सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ गई यहाँ पे ओम, शांति और नमो की 1:1:1। तो भाई ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि अगर न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो जो ओल्ड रेशो होती है वही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है 1:1:1। ठीक है, सेम आ गई। ठीक है, बट कैलकुलेट अगर करना पड़े तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, मैंने बता दिया। अब एक बात देखना, ये जो ओल्ड पार्टनर्स थे इन्होंने सैक्रिफाइस किया, तो न्यू पार्टनर जो देव है इनको कंपनसेट करेगा, इसका मतलब वो इनको पे करेगा गुडविल। तो न्यू पार्टनर के खाते से पैसा काट के इनको दे देंगे ओल्ड पार्टनर्स को। जब न्यू पार्टनर के खाते से पैसा काटेंगे, माइनस करेंगे, तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो देव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एज्यूम कर रहा हूं मैं, देव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू ओम्स कैपिटल अकाउंट, ओम्स कैपिटल अकाउंट, टू शांतिज कैपिटल अकाउंट, टू शांतिज कैपिटल अकाउंट एंड टू नमोज कैपिटल अकाउंट, नमोज कैपिटल अकाउंट। तो भाई कितना पैसा था गुडविल का 1,88,000 रुपीज, तो देव देगा इनको 1,88,000 रुपीज। और 1,88,000 इनमें किस रेशो में बटेगा भाई, इनके अंदर किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा इनमें, तो भाई 1,88,000 जो है वो 1:1:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, माने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 62667 यहाँ पे आएगा, 62667 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 62666 कर देते हैं, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ जाएगा नहीं तो इस तरीके से यहाँ पे जर्नल एंट्री होगी। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिकली थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश की है और ये चीज़ क्वेश्चन में मांगी नहीं गई थी। ठीक है जी, तो ये हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया। कंप्लीट तो हालांकि यहीं पे हो गया था, इतना ही था ये, और ये सारा तो हमने सेवा वाला काम किया। ठीक है, अपनी मर्जी से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, इलिस्ट्रेशन 6 की तरफ। तो इलिस्ट्रेशन 6 को एक बार रीड आउट करते हैं, फिर समरी बनाएंगे इसकी। तो यहाँ पे हमें कहा गया कि लव एंड कुश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। लव और कुश पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। दे एडमिट शुभ इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। इन्होंने शुभ को जो है पार्टनरशिप में एडमिट किया इक्वल शेयर के लिए, मतलब शुभ का शेयर कितना होगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, गुडविल वॉज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी, अब यहाँ पे ये बता दिया, क्योंकि भाई एक नया पार्टनर जब भी एडमिट होगा तो नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स को कंपनसेट करेगा, तो उसके लिए गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तो गुडविल किस तरीके से वैल्यू होगी वो यहाँ पे हमें बता दिया। आगे यहाँ पे देखो, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 years वर दिस। पिछले जो 4 साल का प्रॉफिट है वो ये हमें दे रखा।
तो 4 साल का प्रॉफिट देखो क्या है यहाँ पे, 31 मार्च 2016 को जो साल खत्म हुआ मतलब 15-16, उसका प्रॉफिट यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, 70,000। 31 मार्च 2017 को 1 लाख, 31 मार्च 2018 को 17-18 का प्रॉफिट 55,000 ब्रैकेट में लिखा है, लॉस है ये, ठीक है, तो ये लॉस है भाई, लॉस मानेंगे इसको। और 18-19 का 1,44,000 रुपीज, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं भाई क्या इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पे। तो देखो भाई यहाँ पे द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म रिवील्ड एज फॉलोज, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये बातें निकल करके सामने आई हैं। क्या क्या बातें हैं? द फर्म हैड एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। भाई 15-16 में 2015-16 में हमें एक एबनॉर्मल गेन हुआ है 10,000 का, एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है 10,000 का। अगली बात देखो, फर्म इंकर्ड एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। भाई फर्म को जो है एबनॉर्मल लॉस इंकर हुआ है 20,000 का 16-17 के दौरान, ठीक है, 16-17 वाले ईयर में एबनॉर्मल लॉस हो गया 20,000 का एबनॉर्मल लॉस हमें यहाँ पे दिया गया है। अगली बात हमें यहाँ पे बताया गया कि रिपेयर टू कार अमाउंटेड टू 50,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू द व्हीकल on 1st June 2017. Depreciation was charged on vehicles at 12% per annum on straight line method. तो कुछ रिपेयरिंग ऑफ कार से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दी है और कहा गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यू आप हमें कैलकुलेट करके बताएं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे शब्द यूज किया था नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये मिसप्रिंटेड है भाई, ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, मैं इसको नॉर्मल को यहाँ से काट रहा हूँ, ये सिर्फ प्रॉफिट है, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, नॉर्मल नहीं है भाई साहब, ये नॉर्मल बनाना पड़ेगा, इसको नॉर्मल बनाना पड़ेगा, ठीक है, एडजस्टमेंट्स करके नॉर्मल बनाना पड़ेगा। अभी ये नॉर्मल नहीं था। अब क्या करेंगे भाई, हम क्वेश्चन तो हमने रीड आउट कर लिया, तो भाई अब हम समरी बनाते हैं इसकी, हमेशा की तरह समरी बनाएंगे इसकी। तो देखो भाई कितने पार्टनर्स थे क्वेश्चन में, तो भाई 2 ही पार्टनर्स थे, पहले तो लव और कुश और बाद में शुभ की एंट्री हुई। तो यहाँ पे लिखता हूं भाई मैं लव एंड कुश, ये 2 पार्टनर्स थे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल थी, 1:1 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी गिवन थी हमको। हमें आगे बताया गया कि न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, न्यू पार्टनर शुभ जिसका नाम है, और शेयर कितना लेगा ये भाई, इसका शेयर होगा इक्वल, माने 1/3 शेयर ये जो है फर्म में लेगा। फिर हमें बताया गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करनी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा, एवरेज प्रॉफिट जो होगा लास्ट 4 years का होगा, और इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें यहाँ पे 2 years गिवन है, तो इस तरीके से हमारी गुडविल निकल जाएगी यहाँ पे। इसके बाद हमें प्रॉफिट्स की इंफॉर्मेशन दी हुई थी, प्रॉफिट्स की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी, तो यहाँ पे लिखा गया था ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 की बात थी, मतलब 15-16 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 15-16 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस हमें दिए गए थे, तो यहाँ पे प्रॉफिट था हमारा 70,000 का। उसके बाद 31 मार्च 2017 वाले साल में, मतलब 16-17 का प्रॉफिट जो हमें था वो 1 लाख गिवन था। उसके बाद यहाँ पे 31 मार्च 2018 का प्रॉफिट था जो कि 17-18 का माना जाएगा, और ये लॉस यहाँ पे दिया गया था 55,000 का। उसके बाद 31 मार्च 2019 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे 18-19 की इन्फॉर्मेशन मतलब थी, और 1,44,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हमें गिवन था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी गई थी। नेक्स्ट पेज पे हमें यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स दी गई थी, कुछ एडजस्टमेंट्स भी गिवन थी। एडजस्टमेंट्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो पहली एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे दी गई थी कि भाई फर्म हैड एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। आप लोग बुक साथ में खोल के रखा करो जब मैं क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है।
आप रीड किया करो साथ साथ, ठीक है, रीड साथ में पढ़ना है क्वेश्चन को, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ना होगी। तो फर्म हैड एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। इसका मतलब यहाँ पे हमें बताया गया कि 15-16 वाले साल में एक एबनॉर्मल गेन हुआ था, एबनॉर्मल फायदा हो गया था। कितने का हुआ था ये फायदा? 10,000। तो ये बात यहाँ पे लिखी है। सेकेंड एडजस्टमेंट यहाँ पे 16-17 से रिलेटेड दी हुई थी। क्या दिया हुआ था पढ़ते हैं एक बार। फर्म इंकर्ड एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। इसका मतलब 16-17 में एक एबनॉर्मल लॉस हमें हो गया था। एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ था? 20,000 का एबनॉर्मल लॉस हमें हुआ था। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट में हमें क्या क्या बोला था? तो यहाँ पे हमने जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो क्या थी कि रिपेयर्स टू कार अमाउंटेड टू 50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल्स ऑन 1 जून 2017। तो 1 जून 2017 को मुझसे गड़बड़ हुई। क्या गड़बड़ हुई? कि भाई मैंने ना रिपेयर करवाई थी कार की, रिपेयर्स टू कार जो कि 50,000 की थी, 50,000 रुपीज की थी। रॉन्गली मैंने उसको डेबिट कर दिया, रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल, व्हीकल माने कार, ठीक है, रॉन्गली डेबिटेड टू कार्स अकाउंट, ठीक है। 1 जून 2017 को ये गलती हुई। उसके बाद साथ ही में मुझे बताया गया कि डेप्रीसिएशन का रेट यहाँ पे कितना चार्ज हुआ है व्हीकल पे। डेप्रीसिएशन एट व्हीकल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, 12% पर एनम, और SLM मेथड से लगेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से। और फिर लास्ट में हमें बोला भाई गुडविल निकालो, गुडविल की कैलकुलेशन करके बताओ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। तो भाई बाकी क्वेश्चंस की तरह ही है, कुछ नया यहाँ पे नहीं है। तो एक काम करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखो भाई इलिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है? ये इलिस्ट्रेशन नंबर हमारा 6 ये हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 6। और सबसे पहला काम हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये जो प्रॉफिट्स गिवन थे ये नॉर्मल नहीं थे, वो मिसप्रिंटेड है। बार बार बोल रहा हूँ, मिसप्रिंटेड है, काट देना, नॉर्मल नहीं है वो प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कंप्यूट करेंगे। यहाँ पे मैं ईयर्स मेंशन कर देता हूँ। ईयर्स हमारे यहाँ पे 15, 16, 17, 18 और 19, ठीक है। ये 4 सालों की इंफॉर्मेशन थी। और फिर यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ हमें लॉस दिया हुआ था, प्रॉफिट और लॉस गिवन था हमको। कितना था? 70,000 रुपीज़ यहाँ पे था। उसके बाद 1 लाख, उसके बाद 55,000 का यहाँ पे हमें लॉस गिवन था, ये लॉस था हमारा, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट लगा के शो कर देता हूँ यहाँ पे। और ये 1,44,000 रुपये का प्रॉफिट हमें यहाँ पे हुआ था। इसके बाद हम यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए कॉलम बनाते हैं, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट करेंगे तो देखो भाई 15-16 में, 16-17 में एडजस्टमेंट करनी है। और ये वाली डेट कौन से ईयर में आती है? 17-18। तो 17-18 में भी एडजस्टमेंट करनी है। 15-16, 16-17 और 17-18 में एडजस्टमेंट करनी है। 18-19 की कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, ठीक है। तो अभी ध्यान देना, कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं थी, बट फिर भी समझ लेना, क्योंकि अभी न्यू बातें आने वाली हैं आपके सामने। तो देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले तो 15-16 की जो एडजस्टमेंट है, छोटी वाली एडजस्टमेंट, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि भाई हमें 15-16 में एक एबनॉर्मल गेन हुआ था, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया था। इट मीन्स कि हमें 10,000 का एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया था। तो इसका मतलब मैंने ये 70,000 के प्रॉफिट में ये 10,000 भी जोड़े हुए हैं, एबनॉर्मल वाला प्रॉफिट भी जोड़ा हुआ है। भाई मुझे सिर्फ नॉर्मल वाला प्रॉफिट चाहिए। तो ये जो एबनॉर्मल वाला प्रॉफिट मैंने 15-16 के प्रॉफिट में जोड़ा हुआ है, इसको हटा दूं या ना हटा दूं? हटा देना चाहिए ना। तो 10,000 में माइनस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट का कॉलम बना देते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट का कॉलम बनाते हैं यहाँ पे। तो मैंने अब नॉर्मल वाला प्रॉफिट हटा दिया, तो यहाँ पे 60,000 का नॉर्मल प्रॉफिट बचा। ऐसे देखो 16-17 में यहाँ पे बता रखा है कि हमें एबनॉर्मल लॉस हो गया था 20,000 का। इट मीन्स कि ये प्रॉफिट निकालते समय मैंने 20,000 माइनस कर दिया होगा, 20,000 मैंने माइनस कर दिया होगा उस टाइम पे। मुझे नहीं करना चाहिए था माइनस, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस थोड़ी ना है।
सॉरी ये नॉर्मल लॉस थोड़ी ना है, मुझे तो नॉर्मल लॉसेस माइनस करने होते हैं सिर्फ, अब नॉर्मल लॉस तो माइनस करना ही नहीं था मुझे, मैंने माइनस कर रखा है इसमें से, ठीक है। 16-17 में एक नॉर्मल लॉस हो गया था 20,000 का, मैंने माइनस कर रखा है, इसमें नहीं करना चाहिए था मुझे माइनस। तो अब क्या करूं मैं, अब ऐड बैक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जोड़ देना चाहिए ना, अब दोबारा ऐड कर देना चाहिए। तो 20,000 यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, 20,000 मैंने ऐड कर दिया। ऐड को मैं जो है बिना ब्रैकेट के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और जो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उसको मैं ब्रैकेट के साथ शो कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से शो करने। अब आगे देखो भाई, आगे यहाँ पे क्या गिवन है, तो आगे यहाँ पे 1 जून 2017 को एक गड़बड़ हुई थी, और 1 जून 2017 16-17 वाले फाइनेंशियल ईयर में लाया करती है डेट, तो इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है, गड़बड़ यहाँ पे ये हुई है कि भाई हमने रिपेयर करवाई थी कार की, 50,000 की रिपेयर करवाई थी, लेकिन रॉन्गली हमने डेबिट कर दिया व्हीकल अकाउंट में, और डेप्रिसिएशन यहाँ पे 12% पर एनम लगना था स्ट्रेट लाइन मेथड पे। अब एक चीज देखना, मैं ये चीजें समझाता हूँ आपको, यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझते हैं इसको। देखो जी, 1 जून 2017 को मुझे करना क्या चाहिए था भाई, मैंने कार की रिपेयरिंग करवाई थी, तो मुझे रिपेयर्स टू कार अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, रिपेयर्स टू कार अकाउंट डेबिट या रिपेयर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, और टू बैंक अकाउंट, रिपेयर करवाई थी तो ये करना चाहिए था मुझे, ठीक है। दिस इज द राइट एंट्री, ऐसा होना चाहिए था, और 50,000 यहाँ पे इस तरीके से जो है एंट्री में आ जाते मेरे पास, लेकिन मैंने तो गलत एंट्री कर दी, मैंने रॉन्ग एंट्री कर दी। मैंने क्या किया, तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, रिपेयर्स टू कार 50,000 रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल, इसका मतलब मैंने कार अकाउंट डेबिट कर दिया और टू बैंक अकाउंट कर दिया। अब भाई ये एंट्री तो कार खरीदने की एंट्री होती है, ठीक है, जो मैंने कर दी, मैंने गलत एंट्री कर दी, मैंने कैपिटलाइज कर दिया इस खर्चे को, जबकि ये तो रिवेन्यू नेचर का खर्चा था, ये रिवेन्यू नेचर का खर्चा था, मैंने कैपिटलाइज कर दिया गलती से। अब एक चीज देखना, यहाँ पे हमें बताया गया कि व्हीकल पे 12% का डेप्रिसिएशन लगता है। अब मैंने तो इसको जो है व्हीकल बना दिया डेबिट करके, देखो कार को डेबिट करके व्हीकल मैंने यहाँ पे कैपिटलाइज कर दिया, तो इसका मतलब मैंने जब ये गलती की तो फिर मैंने एक दूसरी गलती भी की होगी, यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन भी तो लगाया होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी डेबिट किया होगा टू कार अकाउंट, ऐसा भी तो किया होगा मैंने। कितना डेप्रिसिएशन लगाया होगा, 12% पर एनम, तो 50,000 का 12% पर एनम, 12% पर एनम है। मुझे जो डेप्रिसिएशन लगाना है वो 1 जून से लगाना है, 1 जून से लेके 31 मार्च तक, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 10 महीनों का यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो भाई 50,000 का कितना 12%, और कितने मंथ्स के लिए, 10 मंथ्स के लिए, ठीक है, 1 जून से 31 मार्च तक, तो 5,000 रुपीज आएगा। ये कैलकुलेट करके देखना एक बार, 5,000 आएगा। तो ये वाला डेप्रिसिएशन मैंने लगा दिया होगा, ऐसे लगाया होगा मैंने, और फिर मैंने क्या किया होगा कि ये जो डेप्रिसिएशन है इसको P&L में चार्ज भी तो किया होगा, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ऐसा भी किया होगा मैंने, ये भी कर दिया होगा मैंने, ठीक है, ये सब किया होगा मैंने। बट मुझे तो सिर्फ ये करना चाहिए था ना, करना तो सिर्फ ये था, मैंने ये सब कर दिया। अब देखो जो मैंने गलतियां की हैं उसकी वजह से क्या क्या इंपैक्ट आया, सबसे पहली बात, जो P&L अकाउंट है उसमें डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया 5,000, मतलब मेरा प्रॉफिट 5,000 रिड्यूस हो रखा है, मुझे नहीं करना चाहिए था, रिड्यूस हो रखा है, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मैं ऐड बैक करूंगा या नहीं करूंगा ये वाला 5,000, अब ये मैं अब दोबारा जोड़ूं या ना जोड़ूं, जोड़ना पड़ेगा ना। तो ये तो डेप्रिसिएशन की वजह से गड़बड़ हुई, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। भाई मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया P&L में, जबकि करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये खर्चा तो रिवेन्यू नेचर का था, कैपिटल नेचर का तो है ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन लगना ही नहीं था इस पे तो। बट मैंने तो माइनस कर दिया ना गलती से, रॉन्गली, तो अब मैं प्लस कर दूंगा दोबारा से, एक तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है, 17-18 वाले प्रॉफिट में। अब दूसरी बात यह है कि भाई मैंने ना कार अकाउंट डेबिट कर दिया, जबकि मुझे रिपेयर टू कार अकाउंट डेबिट करना चाहिए था। अब एक बात समझना, अगर मैं रिपेयर टू कार अकाउंट डेबिट करता तो फिर मैं P&L अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट भी तो करता, ये वाली एंट्री भी तो करता मैं, टू रिपेयर टू कार अकाउंट, ये भी तो करता मैं एंट्री। बात समझ में आ रही है भाई? अगर मैं ये रिवेन्यू नेचर का खर्चा बुक करता तो मैं इसको P&L में भी शो करता, इसको मैं खर्चा बनाता,
ठीक है। तो उस केस में क्या होता, मेरा प्रॉफिट 50,000 रिड्यूस होना चाहिए था, बट नहीं हुआ क्योंकि मैंने ऐसा किया ही नहीं है। तो मुझे ये 50,000 अब माइनस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अपने प्रॉफिट में? माइनस करना चाहिए ना, मैंने किया ही नहीं है, मुझे करना चाहिए ये माइनस। ठीक है, तो ये माइनस भी करूंगा मैं। ठीक है, ये माइनस करूंगा मैं। तो ये सारी एडजस्टमेंट अब देखो 17-18 में टोटल में अब अगर मैं बोलूं भाई क्या होगा, तो 50,000 माइनस करना है, 5,000 प्लस करना है, तो अल्टीमेटली माइनस कितना करना है? 45,000। तो ये चीज आपको 17-18 में करनी है। अब इसके अलावा भाई ये गलती जो मैंने की थी, ये गलती मैंने कब की थी? 17-18 में की थी। तो 18-19 में भी देखो इसका इंपैक्ट आएगा। 18-19 में क्या इंपैक्ट आएगा समझना ध्यान से भाई। 18-19 में 18-19 वाले ईयर में देखो, 18-19 का भी तो प्रॉफिट लिखा है मैंने यहाँ पे 1,44,000। तो 18-19 वाले ईयर में भी मैंने यही गलती कंटिन्यू की होगी। मैंने क्या किया होगा, मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा, उस साल भी डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा। डेप्रिसिएशन जो है वो SLM मेथड से लग रहा है, तो भाई 50,000 का 12% पूरे साल का लगा होगा। 18-19 में तो पूरे साल का लगा होगा, स्टार्टिंग से एंड तक का। तो मतलब 6,000 का वहां पे मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया होगा। मैंने वहां पे एंट्री की होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, ये एंट्री कर रखी होगी मैंने वहां पे 6,000 की। और फिर मैंने इसको P&L में भी तो भेजा होगा, तो P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट ये भी की होगी मैंने एंट्री। ठीक है जी, ये एंट्री भी मैंने वहां पे कर रखी होगी। तो अल्टीमेटली मैंने अपना प्रॉफिट वहां पे घटा रखा है। 6,000 रुपए मैंने P&L अकाउंट में माइनस कर रखे थे, जबकि करने ही नहीं चाहिए थे, तो ऐड बैक करने पड़ेंगे अब दोबारा से 6,000। तो मतलब 18-19 में भी मुझे ये गलती सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। 17-18 में मुझे 45,000 माइनस करने अब प्रॉफिट में से, और 18-19 में मुझे ऐड करने अब 6,000। ठीक है, तो ये सारा डिस्कशन था। अब देखो भाई ध्यान से, 17-18 में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा 45,000। ठीक है, माइनस कर दिया मैंने ये वाला 45,000, और 18-19 में 6,000 मुझे जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान देना, पिछले साल की गलती की वजह से इस साल भी फर्क पड़ सकता है, तो इस चीज का ध्यान देना। अब मान लो अगर ऐसी गलती यहाँ 15-16 में हुई होती, तो फिर सारे ही साल में इसका इंपैक्ट आता, 16-17 में भी, 17-18 में भी, 18-19 में भी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से आपको ये चीज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1,20,000 आ गया। यहाँ पे हमारा लॉस अब देखो 55,000 का था और 45,000 और नेगेटिव हो गया, तो लॉस बढ़ गया। 55,000 प्लस 45,000, तो 1,00,000 रुपए का टोटल लॉस यहाँ पे हुआ। 1,00,000 का टोटल लॉस यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे 1,50,000 का हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए हैं। अब क्या करना है भाई, सेकंड स्टेप क्या था? सेकंड स्टेप ये था कि भाई हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना था, एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी थी। तो ये तो बहुत आसान है। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर लो, सारे नॉर्मल प्रॉफिट्स को ऐड कर लो। 60,000 प्लस 1,20,000 माइनस 1,00,000 क्योंकि ये लॉस वाला अमाउंट है, और प्लस 1,50,000 और डिवाइडेड बाय 4 क्योंकि ये 4 साल की इंफॉर्मेशन थी। कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं भाई साहब, 60,000 प्लस 1,20,000 माइनस 1,00,000 और प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आएगा 57,500। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। और फिर हमें गुडविल निकालनी है। तो गुडविल निकालने का तरीका क्वेश्चन में बताया था कि एवरेज प्रॉफिट निकाल लो 4 साल का, और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड जो कि 2 साल है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया, एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज अगर मैं करूं, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज अगर मैं कर दूं, तो भाई देखो 57,500 इंटू 2, तो ये गुडविल का अमाउंट आता है हमारे पास 1,15,000। तो भाई ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आपको बस ये कुछ बातें ध्यान में रखनी है जो यहाँ पे हमने समझी, और ये सारी बातें कुछ न्यू बातें नहीं है, ये सारी बातें हमने 11th क्लास में पढ़ी हैं। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट अगर अच्छा होगा तो 12th में दिक्कत नहीं होगी, और मैंने आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया बिल्ड किया था, इतना मुझे विश्वास है। बाकी आपने कितना ईमानदारी से पढ़ा था, आपने कितना ईमानदारी से जो है स्टडी की थी, वो आप ही को पता होगा, आप ही जानते होंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन की तरफ, इलिस्ट्रेशन नंबर 7। तो यहाँ पे देखो भाई क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है।
सारा, तारा एंड जारा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। सारा, तारा और जारा ये 3 पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 हमें गिवन है। दे डिसाइडेड टू टेक दारा इनटू द पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। भाई ये लोग जो हैं दारा को भी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करना चाहते हैं 1 अप्रैल 2020 से 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 or 4 years विच एवर इज हायर। द एनुअल प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल फॉर द पास्ट 4 year वर दिस। तो पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का, 2019 का, 18 का और 17 का, मतलब 19-20 का 19-20 का प्रॉफिट दिया हुआ है, 18-19 का दिया हुआ है, 17-18 का दिया हुआ है और 16-17 का दिया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये हमारा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन है। इसकी समरी बना लेते हैं फटाफट से, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। समरी बनाते हैं यहाँ पे। तो देखो भाई 3 पार्टनर्स थे, सारा, तारा एंड जारा, ये 3 पार्टनर्स थे और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 थी। और इन्होंने एक न्यू पार्टनर दारा को भी एडमिट करना चाहा 1 अप्रैल 2020 से। ठीक है, न्यू पार्टनर दारा एडमिटेड, न्यू पार्टनर दारा एडमिटेड। ठीक है, दारा को एडमिट कर लिया इन्होंने फर्म में फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है जी, प्रॉफिट में 1/4 शेयर की हिस्सेदारी उसको देंगे ये लोग। अब यहाँ पे बताया गया कि गुडविल कैसे निकालनी है। गुडविल निकालने का तरीका ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे बताया गया कि फॉर दिस पर्पस, एक एक शब्द ध्यान से देखना। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट, ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट, ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस। ठीक है, ऐसे गुडविल निकलेगी। दोबारा देखो, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 years or 4 years विच एवर इज हायर। इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 years यहां पे लिखना और इंटू 2 करना, एक अमाउंट आ जाएगा। और फिर दोबारा से गुडविल कैलकुलेट करना, दोबारा से अमाउंट कैलकुलेट करना। उसमें क्या करना, एवरेज प्रॉफिट जो है यहाँ पे वो 4 years का लेना, 4 years का, और इंटू 2 करना। तो यहाँ पे और यहाँ पे एक अमाउंट आएगा इन दोनों में से जो भी हायर होगा, ठीक है, हायर अमाउंट होगा, जो हायर, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो हमारा गुडविल बन जाएगा। ठीक है, जो भी हायर होगा वही हमारा गुडविल बन जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे कही गई है। फिर हमें पिछले 4 साल का प्रॉफिट दे दिया उन्होंने। ठीक है, ईयर्स मेंशन कर दिए और प्रॉफिट हमें दे दिया यहाँ पे। तो भाई देखो क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले 19-20 का प्रॉफिट दिया हुआ है, 18-19 का दिया हुआ है, 17-18 का दिया हुआ है और 16-17 का भी गिवन है। कितना कितना है भाई, 48,000 यहाँ पे दिया हुआ है, 30,300 यहाँ पे दिया हुआ है, 31,200 यहाँ पे दिया हुआ है और लास्ट में 42,200 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और फिर लास्ट में बोला है कि भाई कैलकुलेट करो गुडविल, कैलकुलेट गुडविल। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन था। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से खत्म हो जाएगा। चलो करते हैं भाई। तो ये था हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है हमको यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है वैसे, बट इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है नॉर्मल प्रॉफिट की। देखो ध्यान से, कहीं भी पूरे क्वेश्चन में बोला कि प्रॉफिट में कोई गड़बड़ थी ही नहीं, कोई गड़बड़, कोई एबनॉर्मल आइटम्स थी ही नहीं प्रॉफिट में। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट गिवन है वो अपने आप में ही नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है जी, तो नॉर्मल प्रॉफिट की कंप्यूटेशन से तो बच गए। नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट में 3 सालों के लिए अलग से निकालूंगा, 4 सालों के लिए अलग से। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 years,
एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स निकालते हैं, पिछले 3 साल का। पिछले 3 साल की जब मैं बात कर रहा हूं तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 ईयर, इसका मतलब 1920, 1819 और 1718, 3 साल ऐसे मत गिन लेना, 16, 17, 17, 18, 18, 19, ठीक है। पिछले वाले 3 साल लेने हैं हमको, ठीक है, पिछले वाले 3 साल। तो 19, 20, 18, 19 और 17, 18 ऐसे पीछे जाएंगे ना हम, यहाँ से थोड़े ना पीछे जाएंगे, ठीक है। ये तो फिर 16, 17, 17, 18, 18, 19 ये तो आगे बढ़ रहे हैं साल ऐसे, ठीक है। हमें तो पिछले वाले 3 साल जो बीते हुए, रिसेंटली जो 3 साल बीते हैं वो वाले 3 साल का प्रॉफिट, तो ये वाला 3 साल का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो इसमें गलती मत कर देना। तो यहाँ पे 48,000 प्लस 30,300 और प्लस 31,200 डिवाइडेड बाय 3 साल का प्रॉफिट है, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। भाई टोटल कर लो एक बार कितना आता है कैलकुलेशन, 48,000 प्लस 30,300 और प्लस 31,200 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा 36,500। और यहीं पे मैं एक काम करता हूं कि मैं एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 ईयर्स भी निकालता हूं। एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों का। तो अब मैं सारे के सारे सालों का प्रॉफिट ऐड कर दूंगा, सारा प्रॉफिट ऐड कर दूंगा। 48,000 प्लस 30,300 प्लस 31,200 एंड देन हमारे पास 42,200 भी था यहाँ पे, और डिवाइड करेंगे इस बार 4 से, क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट हमें दिया गया है। तो 48,000 प्लस 30,300 प्लस 31,200 प्लस 42,200, तो ये आएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 4, 37,925, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया। अब गुडविल निकालनी थी, तो देखो भाई गुडविल निकालते। अब भाई गुडविल कैसे निकलेगी, तो भाई जिसका एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा उसके बेसिस पे गुडविल निकालनी है हमको। मुझे बताओ एवरेज प्रॉफिट कौन सा वाला ज्यादा था, एवरेज प्रॉफिट कौन सा वाला ज्यादा था, तो भाई 4 साल का ज्यादा है या 3 साल का, तो एवरेज प्रॉफिट 4 साल का ज्यादा था, हायर था, तो गुडविल जो है वो इसी के बेसिस पे कैलकुलेट होगी। तो यहां पे लिखेंगे सिंस एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 ईयर इज हायर, हेंस गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ दिस प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकालेंगे, तो यहां पे निकालते हैं गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट हम 4 साल का ले लेंगे यहां पे। गुडविल एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 ईयर्स यहां पे आ जाएगा, और इंटू 2 करना है, ट्वाइस बोला था उसने, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है भाई, 37,925 इंटू 2, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको 2 से, देखते हैं कितना आता है। तो ये आएगा आपके पास 7,850, ठीक है। ये आपका गुडविल का अमाउंट आ गया 7,5,850, ठीक है। अब यहाँ पे अल्टरनेटिवली मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं पहले क्या करता, यहाँ तक तो देखो सेम था, एवरेज प्रॉफिट 3 साल का निकाला, 4 साल का निकाला, गुडविल में दोनों पे निकालता, मतलब मैं 3 साल के एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट निकाल लेता, 4 साल के प्रॉफिट को एवरेज 2 से मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट निकाल लेता, फिर दोनों में से जो हायर होता वो मैं बोल देता गुडविल है। लेकिन ये थोड़ा छोटा तरीका है, ठीक है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, सीधा सीधा पता चल गया इन दोनों में से ज्यादा वाला एवरेज प्रॉफिट जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था इलिस्ट्रेशन नंबर हमारा 7, ठीक है, इलिस्ट्रेशन 7 भी कंप्लीट हो गया। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको ये थ्योरी पढ़ाई थी, ठीक है, ये थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी। तो मैंने आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 मेथड्स हैं। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के इलिस्ट्रेशंस 2 से लेके 7 तक थे, हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सारे के सारे। तो अब हमको क्या पढ़ना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड तो ये सारा डिस्कशन मैंने किया था, देखो ध्यान से। मैंने आपको बताया था सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसका एवरेज निकालेंगे और उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 3 स्टेप्स में हम सॉल्व करते थे, यहाँ पे बाकी सारा डिस्कशन हमने किया हुआ है। और ये लास्ट बात मैंने आपको नोट नहीं पढ़ाया था ये वाला, ठीक है, लास्ट वाला ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, आज हम अब स्टार्ट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो भाई इसी के पीछे मैंने यहाँ पे नोटिंग कर दी थी पहले से ही वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो देखते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हैं। तो देखो सबसे पहले जैसे हमने वहां पे फॉर्मूला पढ़ा था गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वैसे ही यहाँ पे भी फॉर्मूला है।
वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो मतलब सब कुछ सेम है, वहां पे एवरेज प्रॉफिट था और यहाँ पे क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखो वहां पे क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और यहाँ पे भी ये जो प्रॉफिट है ये नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, बट एवरेज प्रॉफिट की जगह वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा। तो बस इतना सा चेंज है, बाकी सब सेम। अब देखो स्टेप्स यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट, जैसे वहां पे करते थे सेम तरीके से यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जो एडजस्टमेंट्स दी होंगी उनको एडजस्ट करके। फिर क्या करना है, सिलेक्ट वेट्स टू बी गिवन टू द ईच ईयर्स प्रॉफिट। हर साल के प्रॉफिट को जो वेट असाइन करना है वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। ये मैं आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकली करके, अभी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है। कि पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद वेट्स असाइन करने हैं प्रॉफिट को, उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि भाई कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं। अब देखो यहाँ पे बस एक सेकंड स्टेप एक्स्ट्रा आ गया, बाकी देखो थर्ड स्टेप वहां पे सेकंड स्टेप था, वहां पे हम क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट निकालते थे, यहाँ पे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। और लास्ट में हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स में हमारा जो है क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर प्रॉफिट को वेट असाइन करेंगे, फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और फिर हम गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा, ठीक है। ये सारी नोटिंग आप कॉपी में कर लेना। नीचे यहाँ पे एक नोट दिया है मैंने, ये नोट मैं बाद में पढ़ाऊंगा, 2 क्वेश्चंस पहले रह गए हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद ये नोटिंग ये वाली भी पढ़ेंगे और ये वाली जो मैंने नोटिंग लिखवाई थी इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों को पढ़ेंगे। तो ये आप यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने किए थे एवरेज प्रॉफिट में, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के, उसी तरीके से वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आसान हैं। तो देखो भाई, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 5 years वर दिस, पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया है। रिसेंटली जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर है वो 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ, 19-20 उसका प्रॉफिट 36,000 था। फिर 18-19 का प्रॉफिट है 17-18 का, 16-17 का और 15-16 का, ठीक है। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट आपको यहाँ पे गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ profit after assigning weights 1, 2, 3 and 5, 4 and 5, 1, 2, 3, 4 and 5 respectively to the profit for the years ended 31st March 2016, 17, 18, 19 and 20, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे वेट्स की कुछ बात की है, तो ये बस इतना सा क्वेश्चन था और शुरू होते ही खत्म हो गया क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे भाई, मैं आपको एक बार छोटी सी इसकी समरी बना देता हूँ, वैसे ज़रूरत है नहीं बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 8 के अंदर देखो, यहाँ पे हमें पिछले 5 साल का प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। पिछले 5 साल का, यहाँ पे हमें ईयर्स दिए हुए थे और हमें प्रॉफिट दिया हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और यहाँ पे 15-16 का प्रॉफिट दिया हुआ था, 16-17 का भी दिया हुआ था, 17-18 का भी दिया हुआ था, 18-19 का भी दिया हुआ था और 19-20 का भी दिया हुआ था। 1, 2, 3, 4 और 5 साल का प्रॉफिट हमें गिवन था। अमाउंट यहाँ पे कितने कितने थे, तो अमाउंट यहाँ पे हमें 40,000 का प्रॉफिट 15-16 में दिया हुआ था। उसके बाद 48,000 का प्रॉफिट यहाँ पे था, यहाँ पे 60,000 का प्रॉफिट था, यहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट था, यहाँ पे 36,000 का प्रॉफिट था। उसके बाद हमें कहा गया कि गुडविल कैलकुलेट करके बताओ। मैं लैंग्वेज एक बार रीड करता हूँ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेजेस ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई गुडविल निकालनी है, आपको गुडविल निकालनी है। और गुडविल निकालने का तरीका उसने बताया कि भाई आपको क्या करना है, जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट होगा उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड से, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है 3 years। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना गिवन है, 3 years। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें यहाँ पे निकालना सीखना है, बस इतनी सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें आगे जो लैंग्वेज दी थी वो क्या दी थी, आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2016, 17, 18, 19 एंड 20। तो यहाँ पे बोला गया है कि 2016 वाले प्रॉफिट को, 17 वाले प्रॉफिट को, 18 वाले प्रॉफिट को, 19 वाले प्रॉफिट को और 20 वाले प्रॉफिट को आपको जो वेट्स असाइन करने हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। वेट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो क्वेश्चन में वेट्स आपको गिवन होंगे हमेशा। वेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे बोला गया रिस्पेक्टिवली, यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5।
तो ये वेट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। बस इतना सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं भाई इसका आंसर कैसे होगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इलिस्ट्रेशन नंबर ये हमारा 8 था। अब भाई देखो, जैसे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन करते थे, सेम उसी पैटर्न पे हम ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, बट इस क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट गिवन ही नहीं है। ध्यान से देखो, कहीं पे बोला कोई गलती हुई है किसी साल में, बोला ही नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट्स गिवन है वो नॉर्मल प्रॉफिट्स ही हैं, ये वाले प्रॉफिट्स नॉर्मल ही है, ऐसा मान लूंगा मैं। तो फर्स्ट स्टेप तो बच गया हमारा, फर्स्ट स्टेप तो बच गया, नॉर्मल प्रॉफिट तो है हमारे पास। सेकंड स्टेप क्या है यहाँ पे? सेकंड स्टेप बस एक न्यू स्टेप है हमारे पास, हमें वेट्स असाइन करने हैं प्रॉफिट को, और वेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। अब देखो ये काम कैसे करना है हमको। फर्स्ट स्टेप तो बच गया, अब ये सेकंड स्टेप है हमारा, यही हमारा फर्स्ट स्टेप बन गया यहाँ पे। तो मैं सीधा सीधा वेट्स असाइन करूंगा जो नॉर्मल प्रॉफिट होगा उसको। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, यहाँ पे मैं ईयर के लिए भी बना सकता हूँ, यहाँ पे मैं ईयर के लिए कॉलम बना देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 15, 16 मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग थोड़ा पूरा लिख लेना इसको। ठीक है, 16, 17, 17, 18, 19 और 19, 20। तो देखो यहाँ पे 40,000 का नॉर्मल प्रॉफिट था, यहाँ पे 48,000 का नॉर्मल प्रॉफिट था, यहाँ पे 60,000 का नॉर्मल प्रॉफिट था, यहाँ पे 50,000 का नॉर्मल प्रॉफिट था, और यहाँ पे 36,000 का नॉर्मल प्रॉफिट था। तो ईयर्स मेंशन कर दिया, नॉर्मल प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ था मेंशन कर दिया, यहाँ तक सब कुछ सेम है। अब मैं यहाँ पे वेट्स का एक कॉलम बनाऊंगा, वेट्स। 15, 16 वाले प्रॉफिट को 1 वेट दिया हुआ था, 16, 17 वाले को 2, क्वेश्चन में गिवन है 3, 4 एंड 5, ये वेट्स क्वेश्चन में गिवन है। आपको इसका टोटल कर लेना है, टोटल यहाँ पे आ रहा है 15, आपको इसका टोटल कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद आपको निकालना है वेटेड प्रोडक्ट, वेटेड प्रोडक्ट। वेटेड प्रोडक्ट कैसे आएगा भाई? वेटेड प्रोडक्ट कैसे आएगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दो आमने सामने, 40,000 इंटू 1 40,000, 48,000 इंटू 2 तो 48,000 इंटू 2 कितना आएगा? 96,000। ठीक है, तो बस आमने सामने मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 96,000, 60,000 इंटू 3 1,80,000, 1,80,000, 50,000 इंटू 4 2 लाख, और 36,000 इंटू 5 1,80,000। ठीक है, तो देखो अब तक मैंने क्या किया, मैंने ईयर्स मेंशन किए, नॉर्मल प्रॉफिट लिखा, और वेट्स क्वेश्चन में दिए थे वो सामने लिख दिए इनके। ठीक है, जो रिस्पेक्टिव वेट्स दिए हुए थे हर साल के प्रॉफिट के वो उनके सामने लिख दिए, और फिर वेटेड प्रोडक्ट मैंने निकाल लिया, नॉर्मल प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करके आमने सामने। अब मैं इस वेटेड प्रॉफिट का टोटल करूंगा, टोटल यहाँ पे आएगा 6,96,000, ये टोटल आ गया। और अब मुझे क्या करना है? अब भाई मुझे निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यही तो मेरा स्टेप 2 था। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट तो ऑलरेडी गिवन थे, स्टेप 1 तो हमारा हो ही गया था, ये हमारा स्टेप 2 था, हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना था। वेटेड एवरेज प्रॉफिट नोट्स में जो मैंने लिखवाया है उस हिसाब से ये स्टेप 3 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये स्टेप 3 है, मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, नोट्स के हिसाब से स्टेप 1 नॉर्मल प्रॉफिट निकालना था, वो यहाँ पे हमने किया ही नहीं क्योंकि सारे प्रॉफिट नॉर्मल ही थे, कोई एडजस्टमेंट थी ही नहीं। फिर ये स्टेप 2 था, वेट्स असाइन किए मैंने और वेटेड प्रोडक्ट निकाल लिया, और अब स्टेप 3 हम कर रहे हैं, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं स्टेप 3 के हिसाब से। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है भाई? तो देखो ये जो वेटेड प्रोडक्ट हमने निकाला है, वेटेड प्रोडक्ट को मैं डिवाइड करूंगा टोटल वेट्स से। तो देखो वेटेड प्रोडक्ट कितना है भाई? 6,96,000, इसको मैं डिवाइड करूंगा टोटल वेट्स जो कि 15 है, तो भाई कितना अमाउंट आएगा? ये कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये आएगा 46,400। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और फिर लास्ट जो 4th स्टेप हमारे नोट्स में है, यहाँ पे 3rd स्टेप बनेगा क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन नहीं की, बार बार बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अब 4th स्टेप नोट्स के हिसाब से गुडविल कैलकुलेट करना था। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड।
तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने 46,400 फाइंड आउट किया और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में 3 ईयर्स गिवन थे, ठीक है, 3 ईयर्स गिवन थे, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1,39,200 ये हमारा गुडविल का अमाउंट आ गया। बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है, इलिस्ट्रेशन 8 जो है कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखो भाई आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 9। तो यहाँ पे अखिल एंड निखिल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। अखिल और निखिल पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। दे एडमिटेड दिनेश इनटू पार्टनरशिप, उन्होंने दिनेश को जो है पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट कर लिया। इट वॉज एग्रीड टू वैल्यू गुडविल एट 3 years परचेज फॉलोइंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 5 years ऑफ प्रॉफिट। तो भाई ये डिसाइड किया गया कि जो गुडविल है वो 3 years परचेज के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अनुसार निकाली जाएगी, पिछले 5 साल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिया जाएगा। वेट्स असाइंड टू ईच ईयर्स वुड बी ईयर एंडेड 31 March 2015 1, 16, 2, 17, 3, 18, 4 एंड 19, 5। तो वेट्स हमें यहाँ पे दे दिए और नीचे देखो फिर हमें प्रॉफिट भी दे दिया यहाँ पे, ठीक है, प्रॉफिट भी दे दिया। अब आगे देखो, स्क्रूटिनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड द फॉलोइंग। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जब मैंने स्क्रूटिनी की, जांच पड़ताल की, तो ये चीजें पता चली। क्या क्या चीजें पता चली? देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 15,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2015। तो भाई 14-15 वाले ईयर में एक एबनॉर्मल लॉस हमने जो है रिकॉर्ड कर दिया 15,000 का। देयर वॉज एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2017। 16-17 वाले ईयर में हमने एबनॉर्मल गेन 10,000 का जो है कंसीडर कर लिया। क्लोजिंग स्टॉक ऑन एज ऑन 31 March 2018 वाज ओवर वैल्यूड बाय 15,000। और जो भाई हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 17-18 वाला क्लोजिंग स्टॉक वो ओवर वैल्यूड है, कितना? 15,000 ओवर वैल्यूड है वो, ठीक है, 15,000 ओवर वैल्यूड है। कैलकुलेट द गुडविल, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की हम लोग समरी बना लेते हैं। तो हर बार की तरह यहाँ पे भी इस बार भी हम समरी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी थी? अखिल और निखिल 2 पार्टनर्स थे, अखिल एंड निखिल, तो ये 2 पार्टनर्स थे और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल थी, 1:1 थी। न्यू पार्टनर दिनेश जो है एडमिट हो रहा है, एडमिटेड, न्यू पार्टनर दिनेश एडमिटेड। और गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी ये हमें बताया गया। गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी? तो भाई यहाँ पे बताया कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट फॉर 5 years, पिछले 5 साल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया जाएगा। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो गुडविल आ जाएगी। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे हमें 3 years गिवन था, क्वेश्चन में दे रखा है साफ साफ, तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है। और उसके बाद हमें वेट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए थे हर साल के। तो हर साल के वेट्स दिए हुए हैं। 14-15 वाले का वेट दिया हुआ है 1, ऐसे ही 15-16 का 2, 16-17 का 3 और 17-18 का भी दिया हुआ है 4 और 18-19 का 5, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे वेट्स दे दिए, हर साल के प्रॉफिट के लिए वेट्स हमें गिवन है क्वेश्चन में। और फिर हमें प्रॉफिट भी गिवन है हर साल का। तो प्रॉफिट कितना कितना गिवन था वो भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। भाई इस साल से रिलेटेड 14-15 से रिलेटेड प्रॉफिट 90,000 था, 15-16 से रिलेटेड प्रॉफिट 80,000 था, 16-17 से रिलेटेड 1,25,000 था, 17-18 से रिलेटेड 1.5 लाख का प्रॉफिट था और 18-19 से रिलेटेड 1,75,000 का प्रॉफिट हमें दिया गया था, ठीक है। तो ये हमें प्रॉफिट्स दिए गए हैं, बट ये नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं है इस बार, क्योंकि आगे एडजस्टमेंट्स भी दी हुई थी हमको। तो हमें एडजस्टमेंट्स दी हुई थी कि भाई 14-15 वाला प्रॉफिट में ना 15,000 का हमने एबनॉर्मल लॉस भी कंसीडर कर लिया। तो भाई एबनॉर्मल लॉस 15,000 का 14-15 वाले प्रॉफिट में हमने कंसीडर कर लिया। सेकंड बात हमें एबनॉर्मल गेन के बारे में बताई गई थी। एबनॉर्मल गेन 10,000 का जो था
वो 16-17 वाले प्रॉफिट में हमने कंसीडर कर लिया। और तीसरी बात हमें क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड, क्लोजिंग स्टॉक जो था वो ओवर वैल्यूड मतलब मैंने ज़्यादा ही लिख दिया था, ओवर वैल्यूड बाय 15,000, मैंने 15,000 ज़्यादा लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक में 15,000 ज़्यादा वैल्यू शो कर दी मैंने, ठीक है। कौन से वाले ईयर में किया ये मैंने 17-18 में किया, तो 17-18 में ये गलती मुझसे हुई क्लोजिंग स्टॉक के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे हमें बताया गया कैलकुलेट गुडविल, ठीक है, ये चीज़ हमसे पूछी गई। तो ये हमारे क्वेश्चन की समरी बन गई। चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसका आंसर। तो देखो भाई, सबसे पहला काम तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला तो देखो भाई, सबसे पहला काम अब हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम, ये इलिस्ट्रेशन तो हमारा 9th है, और सबसे पहला काम हमें यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ईयर्स मेंशन कर देता हूँ पहले तो, ठीक है, ये मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहा हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट की कंप्यूटेशन करेंगे हम लोग, ईयर मेंशन करेंगे यहाँ पे, और उनका जो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन था वो मेंशन करेंगे, फिर कुछ एडजस्टमेंट करेंगे और फिर हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, तो देखो भाई, ईयर्स यहाँ पे 14-15 गिवन था, 15-16 गिवन था, 16-17 गिवन था, 17-18 गिवन था, और 18-19 भी गिवन था। और प्रॉफिट्स यहाँ पे कितने कितने दिए गए थे, 90,000, 80,000, 1,25,000, 1.5 लाख और 1,75,000, ये हमें प्रॉफिट्स दिए हुए थे। अब हमें एडजस्टमेंट्स यहाँ पे देखनी है। देखो 14-15 वाले ईयर में गड़बड़ है, 15-16 में कोई गड़बड़ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था 15-16 वाले ईयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और 16-17 वाले प्रॉफिट में गड़बड़ है, ठीक है, और फिर उसके बाद 17-18 वाले प्रॉफिट में भी यहाँ पे एडजस्टमेंट दी गई है। सबसे पहले 14-15 पे आते हैं। यहाँ पे हमें बताया गया कि एक एबनॉर्मल लॉस हुआ था 14-15 में 15,000 का। तो भाई एबनॉर्मल लॉसेस तो हमें माइनस करने ही नहीं होते, बट इस 90,000 को निकालने के लिए मैंने 15,000 का एबनॉर्मल लॉस भी माइनस कर दिया होगा उस टाइम पे, ठीक है, तो मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा ये 15,000 अब, ठीक है जी। तो एबनॉर्मल लॉसेस माइनस नहीं करने होते, बट मैंने कर दिया होगा पहले माइनस, इसलिए मैं अब ऐड बैक कर रहा हूँ इसको। उसके बाद हमें बताया गया कि 15-16 में तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, और 16-17 में हमें एबनॉर्मल गेन हो गया 10,000 का। तो इसका मतलब ये जो 1,25,000 का प्रॉफिट है, इसमें 10,000 तो एबनॉर्मल वाला प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो हटा देते हैं उसको, माइनस कर देते हैं। एबनॉर्मल वाला प्रॉफिट थोड़ी ना हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, हटा देते हैं। फिर 17-18 में हमें बताया कि भाई हमारा जो स्टॉक था वो ओवर वैल्यूड था। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी बहुत ही ध्यान से, ठीक है जी, बहुत ही ध्यान से। तो मैं देखो यहाँ पे आपको समझाता हूँ सारी बात, क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड सारी बात यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे हमें क्या बोला गया था कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था 15,000 से 17-18 के अंदर। अब एक चीज़ देखना, 17-18 में मेरा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, मतलब मैंने 15,000 ज़्यादा लिख दिया था, ज़्यादा ऐड कर दिया था क्लोजिंग स्टॉक में। जब मैंने 17-18 का ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाया होगा, तो भाई वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा होगा, आप सबको याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक आता था क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे मैंने 15,000 ज़्यादा ऐड करके लिख दिया, अब इस वजह से जो मेरा नेट प्रॉफिट निकल करके आएगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं और डेबिट साइड के खर्चे माइनस करके ये फिगर आती है हमारे पास। तो ये नेट प्रॉफिट भी तो मेरा 15,000 ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा, 15,000 ज़्यादा आ गया ना नेट प्रॉफिट मेरा, 15,000 ज़्यादा आ गया ये नेट प्रॉफिट मेरा। तो इसका मतलब 17-18 में जो मेरा प्रॉफिट है वो 15,000 ज़्यादा शो हो रहा है, क्योंकि मैंने क्लोजिंग स्टॉक में 15,000 ज़्यादा ऐड कर दिए थे। तो अब मुझे ये 15,000 हटाना पड़ेगा प्रॉफिट में से कि नहीं हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना 15,000, तो हटा देते हैं यहाँ से।
15,000 मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे। अब अगली बात देखो भाई, ये जो मैंने गलती की थी 17-18 में, इसका इंपैक्ट 18-19 में भी आएगा। वो कैसे भाई, मैंने 18-19 में भी ट्रेडिंग P&L बनाया होगा और ये क्लोजिंग स्टॉक मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक हो गया होगा ये यहाँ पे 18-19 का ओपनिंग स्टॉक 15,000 एक्सेस यहाँ पे बढ़ के शो कर रहा होगा, ज्यादा शो कर रहा होगा डेबिट साइड में। अब इस साल का जो भी प्रॉफिट मैंने नेट प्रॉफिट निकाला होगा, इस साल का जो भी नेट प्रॉफिट मैंने निकाला होगा, उसमें देखो ज्यादा डेबिट हो गया, ज्यादा डेबिट हो गया 15,000, तो प्रॉफिट मेरा घट रहा है 15,000, प्रॉफिट मेरा कम हो गया 15,000। तो इस गलती की वजह से ये वाला प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा था, तो मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। लेकिन ये वाला जो प्रॉफिट है 18-19 का, ये कम शो हो रहा है क्योंकि मैंने डेबिट कर दिया ओपनिंग स्टॉक 15,000 ज्यादा, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। तो मैं एड बैक कर दूंगा 15,000, जोड़ दूंगा 15,000। ठीक है, तो ये चीजें समझने वाली हैं। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई। अब टोटल कर लेते हैं इनका एडजस्टमेंट्स का। तो 90,000 प्लस 15,000 ये 1,05,000 हो गया। उसके बाद यहाँ पे तो कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, 80,000 वैसे का वैसे। यहाँ पे 10,000 लेस करना है तो 1,15,000 आएगा। यहाँ पे 15,000 लेस करना है 1,35,000 आएगा। यहाँ पे 15,000 ऐड करना है तो ऐड करके कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,90,000। तो ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे जो है कैलकुलेशन करनी है। तो फर्स्ट स्टेप तो चाहे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, सेम होता है। सेकंड स्टेप क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में? सेकंड स्टेप ये है कि हमें वेट्स असाइन करने हैं अब इस वाले प्रॉफिट को। तो देखो ध्यान से कैसे होगा, मैं यहाँ पे ईयर्स मेंशन करूंगा 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 और 17-18 और 18-19। यहां पे मैं लिख दूंगा नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स हमारे 1,05,000 यहां पे निकला था, यहां पे 80,000, यहां पे 1,15,000, यहां पे 1,35,000 और यहां पे 1,90,000 का नॉर्मल प्रॉफिट था। और फिर मैं यहाँ पे वेट्स असाइन कर दूंगा जो कि क्वेश्चन में गिवन थे 1, 2, 3, 4, 5। जो भी क्वेश्चन में गिवन होंगे वो आपको लिखने हैं। यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में ये वाले वेट्स गिवन थे इन रिस्पेक्टिव ईयर्स के लिए, तो मैंने लिख दिए। उसके बाद मैं वेटेड प्रोडक्ट निकालूंगा, वेटेड प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लाई करेंगे आमने सामने 1,05,000 इंटू 1 तो 1,05,000 ही आएगा। उसके बाद 80,000 इंटू 2 1,60,000, 1,15,000 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3,45,000। उसके बाद 1,35,000 इंटू 4, 1,35,000 इंटू 4 करेंगे तो ये आएगा 5,40,000। उसके बाद 1,90,000 इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा 9,50,000। इसके बाद मैं इसका टोटल कर लूंगा, वेट्स का भी टोटल चाहिए मुझे, तो वेट्स का टोटल तो 15 आएगा यहाँ पे। और ये सारा टोटल कर लेंगे 1,05,000 प्लस 1,60,000 प्लस 3,45,000 प्लस 5,40,000 प्लस 9,50,000, तो ये आएगा 21 लाख। 21 लाख। थर्ड स्टेप हमारा क्या है? थर्ड स्टेप हमारा है हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? तो भाई यहां पे जो हमने वेटेड प्रोडक्ट निकाला था, वेटेड प्रोडक्ट, उसको डिवाइड करेंगे टोटल वेट्स के साथ। तो 21 लाख डिवाइडेड बाय 15, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 21 लाख डिवाइडेड बाय 15, 1,40,000 हमारा यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया पिछले 5 साल का। और अब हमें गुडविल निकाल देनी है, लास्ट स्टेप है हमारा गुडविल का। तो गुडविल कैसे निकलेगी? वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेंगे पिछले 5 साल का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और इनटू करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड ये क्वेश्चन में गिवन होता है हमको। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकला? 1,40,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड 3 ईयर्स, तो 1,40,000 इंटू 3 तो 4,20,000 यहाँ पे
गुडविल का अमाउंट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा इलिस्ट्रेशन 9 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पे। होमवर्क आपका क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस आपके जितने भी गिवन हैं अनसोल्ड क्वेश्चंस, क्योंकि मैं सारे इलिस्ट्रेशंस करा चुका हूँ तो मैं सारे क्वेश्चंस आपको दे सकता हूँ होमवर्क। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो है 16 क्वेश्चन है, ठीक है जी। 16 क्वेश्चन आपको करने 1 से लेके 16 तक, ठीक है, 1 से लेके 16 तक आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो मुझे फ़ोन कर देना, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में भी फ़ोटो नहीं डालूंगा आज, ठीक है। तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, ये फ़ोटोज़ भेज दूंगा मैं आपको। तो ये 1 से लेके 16 तक आपके क्वेश्चंस होमवर्क है 3rd चैप्टर में, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है और होमवर्क की मुझे फ़ोटो भेजना, ठीक है। मैं देखूंगा कौन कौन करता है होमवर्क, ठीक है जी। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं।